नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी से वर्ष 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये इसका दूसरा पार्ट है। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैंने 2018, 2019 और 2020 इन तीनों वर्षों के प्रश्नों को भी आप लोग को सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये 2021 का जो प्रश्न पत्र है इसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को आप लोग को बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। चलो, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब हमने सॉल्व कर लिए जी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल देखिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है इससे पहले वाले पार्ट में। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से प्रश्नों को सॉल्व करने का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं। पहला अध्ययन, दूसरा दिया है आपका शावक, तीसरा दिया है उच्छिष्ट और चौथा दिया है मध्वाचार्य। तो आपको इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, चलो पहले मैं संधि विच्छेद कर देता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को संधि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अध्ययन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अध्ययन का हो जाएगा जब आपका अधिधन अयन, क्या होगा आपका अधिधन अयन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए शावक, शावक का संधि विच्छेद क्या होगा आपका सौधन अक हो जाएगा। क्या होगा आपका सौधन अक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा जी आपका उत्धन शिष्ट हो जाएगा। क्या होगा आपका उत्धन शिष्ट हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्वाचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा आपका मधुधन आचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मधुधन आचार्य हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अध्ययन का संधि विच्छेद अधिधन अयन हो जाएगा, शावक का सौधन अक हो जाएगा, उच्छिष्ट का उत्धन शिष्ट हो जाएगा और माधवाचार्य का मधुधन आचार्य हो जाएगा। ठीक है, सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो संधि में आपका 3 प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो नॉर्मल आपको संधि की परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा कि संधि किसे कहा जाता है, संधि कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको कोई शब्द देगा और शब्दों में पूछेगा कि उपयुक्त शब्द में कौन सी संधि है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर शब्द देगा और शब्दों का आपको संधि विच्छेद करने बोला जाएगा। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ संधि के रिगार्डिंग। सबसे पहला चीज तो जो संधि है, संधि है शब्द निर्माण की विधि है। ठीक है, संधि क्या होता है, संधि शब्द निर्माण की विधि है। और संधि आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है समधंधी, जिसका अर्थ होता है मेल मिलाप या मित्रता। मैंने क्या बोला कि संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है समधंधी, जिसका अर्थ होता है आपका मेल मिलाप या मित्रता। कल के डेट में अगर आपसे पूछे संधि का विलोम क्या होता है तो आपको बताना है संधि का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है, याद रखना है। और ये 2 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, संधि के प्रकार की बात करो तो संधि आपका 3 प्रकार का होता है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये सभी चीज को आपको ध्यान में रखना है। कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जब 2 स्वरों का आपस में मेल कराया जाता है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा, जब स्वर का मेल व्यंजन से या जब व्यंजन का मेल स्वर से या जब व्यंजन का मेल स्वयं व्यंजन से होता है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा, तो जब विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तब इसे क्या कहा जाता है, आपका विसर्ग संधि कहा जाता है। तो ये मैंने संधि के बारे में आप लोग को बेसिक चीजें बता दी जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अध्ययन का हो जाएगा अधिधन अयन, शावक का सौधन अप हो जाएगा, उच्छिष्ट का उत्धन शिष्ट हो जाएगा और मध्वाचार्य का मधुधन आचार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखिए। आपको हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखना है। तो पहले तो मैं आप लोग को बताऊंगा विराम चिन्ह किसे कहा जाता है,
कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में होता है और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सभी चीजों को आपको अच्छे से बताऊंगा जी। चलो तो जानते हैं विराम विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, विराम चिन्ह के बारे में, कि आखिर आपका विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। चलिए ध्यान से सबको सुनते चलना है। देखो पहले तो हम लोग जानते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। तो याद रखना है जी, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट, ठहराव या रुकावट। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट। किसी भी भाषा को पढ़ते समय, बोलते समय और लिखते समय कुछ क्षण के लिए रुका जाता है, जिससे वो भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला, किसी भी भाषा को, भाषा को पढ़ते समय, किसी भी भाषा को पढ़ते समय या लिखते समय, किसी भी भाषा को पढ़ते समय या लिखते समय या बोलते समय, किसी भी भाषा को पढ़ते, लिखते या बोलते समय कुछ समय के लिए रुका जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए रुका जाता है, कुछ समय के लिए रुका जाता है, जिससे भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे जो भाषा है वो आपका अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, जिससे भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण व क्या हो जाता है जी, आपका स्पष्ट हो जाता है, वह स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे आपका विराम चिन्ह कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को, हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है जी आपका, जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। ये आपको याद रखना, जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, एक बार पुनः सुनेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट। किसी भी भाषा को पढ़ते समय, बोलते समय, लिखते समय कुछ समय के लिए रुका जाता है, जिससे भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, आपका विराम चिन्ह कहा जाता है। आचार्य कामता प्रसाद जी के आधार पर देखा जाए तो हमारे हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है। नंबर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर वनडे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आचार्य कामता प्रसाद जी के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 20 है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख विराम चिन्ह जिसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, प्रमुख विराम चिन्ह और उसका प्रतीक क्या क्या है आपको बताता हूँ जी। देखो प्रमुख विराम चिन्ह की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। पहला क्या होगा आपका, पूर्ण विराम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जी आपका अल्प विराम, दूसरा क्या होगा आपका अल्प विराम। तीसरा हो जाएगा जी आपका उप विराम, तीसरा क्या हो जाएगा बोलिए, उप विराम। और चौथा हो जाएगा आपका अर्ध विराम, चौथा क्या होगा आपका अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा क्या हो जाएगा बोलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अगर मैं छठवा की बात करता हूं तो छठवा हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठवा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सातवां की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगेन बात करता हूं और कौन सा चिन्ह हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कोष्टक चिन्ह, क्या हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है जी सामासिक चिन्ह जिसको योजक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है निर्देशन चिन्ह भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्देशन चिन्ह भी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सा चिन्ह होता है, आपका लोप चिन्ह भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोप चिन्ह। और आपको ध्यान रखना है जो आपका हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह है ना, हंस पद या इसी को त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। और आपको ध्यान रखना है टीका सूचक चिन्ह होता है। और आपको ध्यान रखना है आपका एक और चिन्ह होता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह या समाप्ति बोधक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति बोधक चिन्ह, ये सब आपका प्रमुख विराम चिन्ह है।
ठीक है। अब इसका प्रतीक मैं बता दे रहा हूं, पूर्ण विराम का ऐसा होता है, अल्प विराम का ये होता है, सबने प्रयोग किया होगा। उप विराम इसका साइन ऐसा होता है, अर्ध विराम का ऐसा होता है, प्रश्नवाचक सबको पता होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसा होता है जी, ठीक है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, इसको दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं और इसको एकहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह हिंदी में आपका बड़ा कोष्टक का भी प्रयोग होता है, छोटा कोष्टक का भी प्रयोग होता है। समासिक चिन्ह ये आपका समासिक चिन्ह हो जाएगा, निर्देशन चिन्ह ये निर्देशन चिन्ह हो जाएगा। लोप चिन्ह मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये वाला जो चिन्ह क्या हो जाएगा आपका लोप चिन्ह हो जाएगा। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह ये हो जाएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ऐसा होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। टीका सूचक चिन्ह जैसे कि स्टार बना दिया, हैश बना दिया, प्लस बना दिया, माइनस बना दिया, ये सब टीका सूचक चिन्ह में आते हैं। समाप्ति बोधक चिन्ह मतलब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये समाप्ति बोधक चिन्ह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रमुख विराम चिन्ह भी हो जाएगा, याद रखना है किसी विराम चिन्ह कहा जाएगा और कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह है, ठीक है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट, किसी भी भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय और लिखते समय कुछ समय के लिए रुका जाता है, जिससे जो भाषा है वो अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे आपका विराम चिन्ह कहा जाता है ना। आचार्य कामता प्रसाद जी के आधार पर हिंदी में विराम चिन्ह की संख्या कितना है जी आपका 20 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। बारी किसका है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ख, क्वेश्चन नंबर 8 का ख क्या कह रहा है, देखिए 8 का ख कहता है हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। पहला है अनु और दूसरा है आपका परि। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है किसे उपसर्ग कहा जाता है और किसे आपका प्रत्यय कहा जाता है। अगर मैं उपसर्ग और प्रत्यय की भी बात करूं तो दोनों शब्द निर्माण की विधि है। अब अगर मैं बात करता हूं उपसर्ग का, तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय किसे कहेंगे, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, आपका प्रत्यय कहलाता है। याद रखना है, उपसर्ग किसे कहेंगे, तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय किसे कहेंगे, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। ये चीज को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलिए, तो अनु उपसर्ग से आपको बनाना है, तो अनु से क्या हो जाएगा आपका अनुसरण हो जाएगा, अनु से क्या हो जाएगा आपका अनुसरण हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा जी आपका अनुराग हो जाएगा। परि से आपको ध्यान रखना है, परि से आपका परिभ्रमण हो जाएगा, या आप बता सकते हो परिक्रमा, ये भी बन जाएगा। तो हमने निर्माण कर लिए, देखो अनु से क्या हो जाएगा अनुसरण या अनुराग, और परि से हो जाएगा परिभ्रमण या आपका परिक्रमा। आप और अपने हिसाब से और शब्दों की रचना कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। याद रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगेगा, जबकि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है, मतलब अंत में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, आस और पन प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो ऐसा प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में ना जुड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में जुड़ता है, क्या कहलाता है जी आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। मैंने क्या बोला कि ऐसा प्रत्यय, है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाएगा, तो याद रखना ऐसा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे, ऐसा प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में ना जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अवयव के अंत में जुड़कर अवयव के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उसके अर्थ को क्या करता है जी, परिवर्तित कर देता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही आपका तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि ऐसा प्रत्यय जो धातु के अंत में ना जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है आस और पन प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। अगर मैं आस से रचना करता हूं तो क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा,
ठीक है, इसमें मिठास प्रत्यय, मतलब इसमें मिठास शब्द में आस प्रत्यय लगा हुआ है। और अगर मैं पन से शब्द का निर्माण करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका बचपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, बचपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज से मिठास हो गया और पन से क्या हो जाएगा आपका बचपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला है लघुत्तर, दूसरा है घनिष्ठ, तीसरा उपनिवेशिक, चौथा प्रागैतिहासिक, पांचवा आपका है छठवा है आपका हिरण्यकश्यप। देखो लघुत्तर, लघुत्तर का आपका सही रूप क्या हो जाएगा आपका लघुत्तर हो जाएगा, यहाँ पास लघुत्तर लिखा है। उपनिवेशिक का क्या हो जाएगा आपका औपनिवेशिक हो जाएगा। क्या होगा आपका औपनिवेशिक हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्रागैतिहासिक का क्या हो जाएगा प्रागैतिहासिक हो जाएगा, प्रागैतिहासिक हो जाएगा, ये भी याद रखना है। घनिष्ठ, घनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होगा आपका घनिष्ठ हो जाएगा। क्या होगा आपका घनिष्ठ हो जाएगा। दूरावस्था का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दूरावस्था हो जाएगा। क्या होगा आपका दूरावस्था हो जाएगा। हिरण्य कश्यप का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा जी आपका हिरण्य कशिपु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हिरण्य कशिपु हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो शब्दों के शुद्ध रूप आपको लिखने के लिए बोला गया था। देखो पहला है लघुत्तर का लघुत्तर हो जाएगा, उपनिवेशिक का औपनिवेशिक हो जाएगा औपनिवेशिक, उसके बाद प्रागैतिहासिक का प्रागैतिहासिक हो जाएगा, घनिष्ठ का घनिष्ठ हो जाएगा, दूरावस्था का दूरावस्था हो जाएगा, हिरण्य कश्यप का हिरण्य कशिपु हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे समझ में चलो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसमें हम लोग बढ़ते हैं। केवल एक प्रश्न और बचा हुआ, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जी, देखना है आप लोग को। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। आपको इस वाक्यों के शुद्ध रूप लिखना है। देखो पहला है हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित हैं। आपको बताना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा। हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हमारे समाज में अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा हमारे समाज में। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा जी आपका हमारे समाज में, याद रखना है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा हमारे समाज में अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित है। आप लोग सुनते रहिए, आपको लिखना है हमारे समाज में अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित है। दूसरा, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, ये हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पास खरीदी हो जाएगा। तो कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूले करता है। इसका आपका सही क्या हो जाएगा व्यक्ति यौवन अवस्था में अनेक भूले करता है, या व्यक्ति यौवन अवस्था में अनेक भूल करता ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अनेकों के जगह अनेक होगा और भूले के जगह भूल हो जाएगा। तो व्यक्ति यौवनावस्था में अनेक भूल करता है, ये इसका सही रूप। एक बार पुनः सुनेंगे। हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित है। इसका सही रूप क्या होगा हमारे समाज में अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित है। दूसरा, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। तीसरा देखो, व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूले करता है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा व्यक्ति यौवनावस्था में अनेक भूल करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वेश्चन और बचा है। देखो 11 का क्या बोल रहा है 11 का क्या बोल रहा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पलक फावड़े बिछाना। देखो पलक फावड़े बिछाना, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा पलक फावड़े बिछाना, इसका आंसर हो जाएगा किसी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा किसी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना, किसी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना हो जाएगा। ठीक है, स्वागत करना। पलक फावड़े बिछाना का अर्थ क्या होगा किसी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना। मीठी छुरी चलाना, इसका अर्थ क्या होगा आपका मीठी छुरी चलाना का अर्थ हो जाएगा जी आपका विश्वासघात करना। क्या हो जाएगा विश्वासघात करना हो जाएगा। 7 घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा आपका अधिक अनुभवी होना। ठीक है, 7 घाट का पानी पीना का अर्थ क्या हो जाएगा अधिक अनुभवी होना हो जाएगा। तो इसका मैंने अर्थ आप लोग को बता दिया, अब आपको वाक्य में प्रयोग करना है। एक बार पूरा सुनेंगे। पलक फावड़े बिछाना, किसी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। 7 घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है अधिक अनुभवी होना। तो मैंने अर्थ को बता दिया, अब आपको क्या करना है इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आज हमने वर्ष 2021 के जो सामान्य हिंदी में जो व्याकरण पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद केवल वर्ष 2022 का बस बच जाएगा, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग कम से कम देख कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।